अरूज औरंगजेब का ये क्लिप देखें। बहुत हिप है इस वक्त इंडिया की मूवमेंट आप लोगों के लिए, लेकिन अपने मुल्क में जो चल रहा है वो भी देख लिया करें, कभी सर्च कर लिया करें, इल्म हासिल करो। तो फिर इंडिया वाले जो हैं वो लेने को इस्तीफा ले लेते हैं, रेजिग्नेशन ले लेते हैं, और पाकिस्तान वाले जब इस तरह की बात करते हैं तो पाबंदियां लगती हैं, उम्र कैद होती है, उठा लिए जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी जेनजी के ऊपर एकदम बहुत ज्यादा बर्डन डाला जा रहा है कि अब आपको रेवोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा। और आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग कि देयर इज अ लैक ऑफ स्टूडेंट यूनियन, जिसकी वजह से बच्चे वो ग्रास रूट लेवल पर जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड होना चाहिए, जो कि आगे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आपकी पूरे पॉलिटिकल सफेयर को, वो मौजूद नहीं। लेकिन रेवोल्यूशन के बारे में पाकिस्तान में बड़ी डिफरेंट राय पाई जाती है, स्पेशली जो हमारी एल्डर जनरेशन है वो बिलीव करती है कि रेवोल्यूशन स्टेटस को के खिलाफ आएगा, चीज़ों को तलपट करके रख देगा और निज़ाम खराबी की तरफ जाएगा। जबकि ऑन द फ्लिप साइड जो जेन जी है वो चाहती है कि रेवोल्यूशन आए और जो सिस्टम का पुराना बुसीदा फरसूदा सिस्टम है उसको सेट किया जाए और उसमें काफ़ी बेहतर चेंज लेकर आए। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या हमेशा जब भी रेवोल्यूशन आती है तो वो सही रही है या नहीं रही। और अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर ये बात कहनी पड़ेगी कि रेवोल्यूशन ने ज्यादातर इस किस्म के हालात क्रिएट किए हैं जो कि पहले से भी बुरे साबित हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाती है रशियन रेवोल्यूशन की, जो 1917 के बाद हमें आते हुए नजर आती है, और उसमें रेड टेरर का टाइम आता है और 15 से 20 मिलियन के करीब लोग डायरेक्टली मारे जाते हैं। उसके बाद जो लेनिन की पॉलिसीज होती हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और टोटल अगर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन पे स्टालिन के दौर को ऐड किया जाए तो 40 to 50 मिलियन की अकाउंट नजर आता है, जहां पे जान माल इज्जत की वैल्यू खत्म हो जाती है, रियासत का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस मकसद के लिए रेवोल्यूशन आई थी वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आती। 1949 के अंदर माओ की कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नजर आती है, जिसमें चाइना का निजाम बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम पर नई किस्म की चीजें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। लेकिन उसी दौर के अंदर द ग्रेट पर्ज और ग्रेट फैमिन के नाम पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा कत्लेआम होता है, सबसे बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं और तकरीबन 80 to 90 मिलियन की अनकन्फर्म्ड अकाउंट हमें नजर आता है। और अगर चाइना के राइज की बात की जाएगी तो वो राइज माओ की वजह से नहीं है, बल्कि 1980s में डेंग शाओपिंग की पॉलिसीज की वजह से आया। 1979 के अंदर ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन आती है जो कि सेक्युलर बुनियादों के ऊपर स्टार्ट की गई थी, लेकिन बहुत जल्दी हाईजैक कर लिया जाता है एक बड़ा ही एक्सट्रीमिस्ट मौलवी तबका, और उसके बाद एक बहुत हार्ड कोर थियोक्रेटिक स्टेट बना दी जाती है जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, औरतों के राइट्स की वायलेशन और भी एक सर्टन किस्म का अथॉरिटेरियन कंट्रोल किया जाता है, जिस पे ईरानी आज भी खौफजदा है, अफसरदा है कि वो आइडियाज जिनकी बेस पर रेवोल्यूशन क्रिएट की गई थी वो नजर नहीं आते। 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग के नाम पर लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की गवर्नमेंट को उठाने के लिए एक रेवोल्यूशनाइज एक्टिविटी की जाती है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स भी सपोर्ट कर रहा होता है। और उस रेवोल्यूशन के बाद की अगर हालात देखें तो पहले लीबिया नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्री था जहाँ पे दुनिया के लोग इलाज करवाने के लिए आते थे। इट वॉज अ बेटर कंट्री। और उसके बाद लीबिया की हालत देखने वाली है कि वहाँ पर लोग आज खाक छान रहे और उस फरसूदा निज़ाम को जिसके खिलाफ थे आज तमन्नाएं और दुआएं करके वापस मांग रहे। क्या इस रेवोल्यूशन का फायदा हुआ? इसी तरह 2011 के अरब स्प्रिंग जब पहुंचती है सीरिया के अंदर तो शाम के अंदर भी बशार अल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है जिसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और रशिया और यूएसए और लोकलाइज फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन 6 लाख से 10 लाख के करीब लोग मारे जाते हैं। और फाइनली 10 साल की उस जंग के बाद अब जाके बशार अल असद चेंज हो गए। तो वो जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी क्या वो रेवोल्यूशन के बेसिक मकासद थे? अभी रिसेंटली श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की एक फॉर्म नजर आ रही है जिसको देख के साउथ एशिया में मौजूद स्पेशली पाकिस्तान के जेन जी एक बहुत ही जोबन पे आ गए हैं कि हम भी रेवोल्यूशन लेके आएंगे। बट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ द क्वेश्चन कि क्या रेवोल्यूशन ही कोई सोल्यूशन है या आपको सिस्टम के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस करनी चाहिए? ये दो किस्म के बयानिए इस टाइम पर मौजूद है। नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन कि आपको एकदम से अब्रप्ट चेंज करनी है, रेवोल्यूशन क्रिएट करनी है, या स्लोली सिस्टम को इवॉल्व करके एवोल्यूशन की तरफ लेकर आना है। फैसला आपके पास है।